नमस्कार और स्वागत है हमारे आज की इस गहरी पड़ताल में। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी कागजातों की बात करने वाली हैं जिनसे हम में से कई लोगों का वास्ता पड़ता है, खासकर जब पैसों की जरूरत हो। हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन से जुड़े दस्तावेजों की। होता क्या है कि हमें एक बड़ा अमाउंट दिखता है, एक आकर्षक ऑफर, और हम फटाफट हाँ कह देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन ऑफर्स के पीछे जो बारीक अक्षरों में लिखा होता है उसे शायद ही कोई पढ़ता है। और सच कहूं तो वही न पढ़ना बाद में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। इन कागजों की भाषा इतनी मुश्किल और कानूनी होती है कि आम आदमी के तो सिर के ऊपर से निकल जाए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर इसे इतना जटिल बनाया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है। हमारे पास पर्सनल लोन से जुड़े 3 अहम दस्तावेज हैं और हम उनकी एक एक परत खोल कर देखेंगे कि उनमें असल में क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है की फैक्ट स्टेटमेंट यानी KFS, जिसे हम कह सकते हैं लोन का असली हिसाब किताब। दूसरा है सैंक्शन लेटर यानी मंजूरी का खत। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक, लोन एग्रीमेंट, जो कि असली कानूनी जाल है। हाँ, तो चलिए इस जाल को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं KFS से। ये शायद सबसे जरूरी दस्तावेज है। ठीक है, तो ये की फैक्ट स्टेटमेंट या KFS, ये है क्या भला? क्या ये हर लोन कंपनी को देना जरूरी है या ये बस अच्छी कंपनियां ही देती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसे हर बैंक और लोन देने वाली कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, तो ये कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी है। इसका मकसद यही है कि लोन लेने वाले को धोखे में न रखा जाए। सारी जरूरी जानकारी, सारा छिपा हुआ खर्च एक ही पन्ने पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह से लोन का न्यूट्रिशन लेबल है जिसपे सब कुछ लिखा होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास एक उदाहरण है और वो बड़ा मजेदार है। मान लीजिए किसी का 5,000 रुपए का लोन पास हुआ। उसे लगा कि मेरे खाते में पूरे 5,000 आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 4,800। हाँ, ये क्या जादू है? 200 रुपए कहाँ चले गए? यही तो KFS का कमाल है। वो 200 रुपए हवा में गायब नहीं हुए। वो लोन की छुपी हुई लागत है जो लोन मिलने से पहले ही काट ली गई। पहले ही? हाँ, हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक इन 200 में से 84 रुपए प्रोसेसिंग फीस थी, मतलब फाइल चलाने का खर्चा। ओके। 100 रुपए इंश्योरेंस के नाम पर काटे गए और बाकी बचे 16 रुपए उस पर GST। KFS का काम ही यही है कि वो आपको बताए कि अप्रूव्ड अमाउंट और इन हैंड अमाउंट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। वाह, मतलब लोन शुरू होने से पहले ही आपकी जेब कट गई। तो KFS सिर्फ ये नहीं बताता कि हाथ में कितना आएगा। नहीं, उससे भी जरूरी बात बताता है। वो ये बताता है कि आपको कुल चुकाना कितना पड़ेगा। अच्छा। इसी 5,000 वाले केस में हाथ में तो आए 4,800, लेकिन 3 महीने में कुल चुकाने होंगे 5,379 रुपए। 5,379। हाँ, तो असल में लोन की लागत हुई 579 रुपए 4,800 पर। KFS इसी जो दिखता है और जो मिलता है के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देता है। इसी शीशे में मुझे एक और बहुत डरावनी चीज दिख रही है। बताइए। इसमें ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट 45.55% लिखी है। ये पहले भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन उसकी ठीक नीचे एक और चीज लिखी है, APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट, और वो है 57.75%। एक मिनट, 57%? हाँ, ये तो किसी जमाने में साहूकारों वाली ब्याज दर लगती है। ये कानूनी कैसे है? आपका चौंकना बिल्कुल जायज है और ज्यादातर लोग यही धोखा खाते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपके मूलधन पर लगने वाला ब्याज है, लेकिन APR लोन की असली पूरी लागत है। इसमें ब्याज के साथ साथ वो प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और बाकी सारे अनिवार्य शुल्क भी जोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, सब कुछ मिलाकर? सब कुछ। तो अगर आपको जानना है कि लोन आपको सालाना कितने प्रतिशत का पड़ रहा है, तो हमेशा APR देखिए, ब्याज दर नहीं। पर इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? लगभग 12% का फर्क। इसका कारण है लोन की छोटी अवधि। ये लोन सिर्फ 3 महीने का है। सिर्फ 3 महीने? हाँ, अब सोचिए, प्रोसेसिंग फीस जैसी चीजें तो एक ही बार लगती हैं, चाहे आप लोन 3 महीने के लिए लें या 3 साल के लिए। सही बात है। जब आप उस एक मुश्त फीस को सिर्फ 3 महीने की छोटी सी अवधि में फैलाते हैं तो उसका असर प्रतिशत में बहुत बड़ा दिखता है। अगर यही लोन 3 साल का होता तो शायद APR 48% या 50% होता। अच्छा, तो ये एक तरह की चेतावनी भी है। लोन की अवधि जितनी छोटी होगी, फीस का बोझ उतना ही ज्यादा महसूस होगा। ये तो बहुत ही काम की बात है। लेकिन KFS में सिर्फ लोन लेने का खर्च ही नहीं है, इसमें कुछ और भी है, जैसे देर से EMI भरने या लोन को समय से पहले बंद करने पर क्या होगा। हाँ, और ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है।
इसमें साफ लिखा है कि अगर ईएमआई एक दिन भी देर हुई तो जितनी ईएमआई बाकी है उसका 3% तो लगेगा ही, साथ में रोजाना 1% की पेनल्टी भी लगेगी। रोजाना 1%? मतलब अगर 2000 की ईएमआई है तो रोज के 20 रुपए? बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा है। और ये बहुत तेजी से बढ़ती है। और अगर किसी के पास अचानक पैसे आ जाएं और वो सोचे कि चलो ये सिर दर्द खत्म करते हैं और लोन बंद कर देते हैं, उसे फोरक्लोजर कहते हैं, और उसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे दस्तावेजों के मुताबिक बकाया राशि का 6% तक शुल्क लग सकता है और उस पर जीएसटी अलग से। बाप रे। तो केएफएस आपको सिर्फ लोन लेने की नहीं बल्कि उसे चुकाने में होने वाली गलतियों की कीमत भी पहले ही बता देता है। तो केएफएस तो एक तरह से चेतावनी है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए मैंने केएफएस देख लिया, सारे खर्च समझ लिए और मैं शर्तों से सहमत हूँ। अगला कदम होता है सैंक्शन लेटर का। जी। मुझे हमेशा लगता था कि सैंक्शन लेटर का मतलब है बधाई हो, आपका लोन पक्का हो गया। क्या ये सच है? ये इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। सैंक्शन लेटर कोई कानूनी अनुबंध नहीं है। नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक ऑफर है, एक प्रस्ताव। ये बस इतना कहता है कि हाँ, आपके दिए गए कागजों के हिसाब से हम आपको लोन देने के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ सोच सकते हैं, मतलब ये पक्का वादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें लिखा क्या होता है? इसमें मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं, कितना लोन मिल सकता है, कितने समय के लिए, ब्याज दर क्या होगी, ईएमआई कितनी बनेगी। लेकिन इसकी सबसे जरूरी लाइन नीचे छोटे अक्षरों में छुपी होती है। और वो क्या है? वो ये कि कंपनी के पास इस ऑफर को कभी भी बिना कोई कारण बताए रद्द करने या इसकी शर्तों को बदलने का पूरा अधिकार है। 1 मिनट, बदलने का भी अधिकार है? मतलब वो कह सकते हैं कि हम आपको 8% पे लोन देंगे और बाद में कहें कि नहीं अब 10% लगेगा? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपको सैंक्शन लेटर मिला और लोन का पैसा खाते में आने में 10 दिन का समय है। हाँ। उन 10 दिनों में अगर आपका सिबिल स्कोर किसी और वजह से गिर गया या कंपनी की अपनी पॉलिसी बदल गई तो वो ब्याज दर बढ़ा सकते हैं या लोन देने से ही मना कर सकते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है। सैंक्शन लेटर कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? अगर ये गारंटी नहीं है तो लोग इस पे भरोसा करके कोई बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? सही सवाल है। मान लीजिए किसी ने इसे देखकर घर या गाड़ी के लिए टोकन मनी दे दी और बाद में कंपनी मुकर गई। यही तो जोखिम है। सैंक्शन लेटर प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। इसे आप शादी का एंगेजमेंट सर्टिफिकेट समझ सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, अच्छा उदाहरण है। सगाई टूट भी सकती है। लोन तब फाइनल होता है जब आप लोन अग्रीमेंट पर सहमति देते हैं और पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। उससे 1 सेकंड पहले तक कुछ भी हो सकता है। ये एंगेजमेंट और मैरिज सर्टिफिकेट का उदाहरण एकदम सटीक है। तो चलिए अब आते हैं उस असली मैरिज सर्टिफिकेट पर। बिल्कुल, यानी सबसे लंबे, सबसे बोरिंग और शायद सबसे डरावने दस्तावेज पर। लोन अग्रीमेंट। ये वो ही दस्तावेज है जिसे कोई नहीं पढ़ता है ना? कोई नहीं पढ़ता। बस ऐप पर आई एग्री पर टिक किया, ओटीपी डाला और हो गया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस एग्रीमेंट का सबसे खतरनाक शब्द है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। हम और आप डिफॉल्ट का मतलब क्या समझते हैं? यही कि किसी ने 2-3 महीने तक ईएमआई नहीं भरी और अब वो डिफॉल्टर हो गया। हाँ बिल्कुल, डिफॉल्ट मतलब कोई बड़ा मामला। लेकिन इन लोन एग्रीमेंट्स के हिसाब से अगर आपकी ईएमआई ड्यू डेट की बात सिर्फ 1 दिन भी लेट हो जाती है, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, तो आपको डिफॉल्टर में मान लिया जाएगा। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? सिर्फ 1 दिन की देरी को डिफॉल्ट मानना तो बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? मुझे लगा था डिफॉल्ट का मतलब होता है 2-3 ईएमआई चुक जाना। कानूनी तौर पर वो कर सकते हैं। सच में? हाँ, क्योंकि आपने उस एग्रीमेंट पर सहमति दी है और एक बार आप डिफॉल्टर घोषित हो गए तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, एग्रीमेंट में एक एक्सेलरेशन क्लॉज होता है। एक्सेलरेशन क्लॉज, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कंपनी आपसे पूरा का पूरा बकाया लोन ब्याज के साथ तुरंत एक साथ मांग सकती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन चल रहा है और आपकी 10,000 की ईएमआई सिर्फ 1 दिन लेट हुई। कंपनी के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो आपसे पूरे 5 लाख रुपए तुरंत चुकाने को कह दे। ये तो जबरदस्ती है। सिर्फ 1 दिन की देरी पर पूरा लोन वापस मांगा जा सकता है। ये तो किसी को भी दिवालिया कर सकता है। कानूनी तौर पर उनके पास ये अधिकार है। इसके अलावा वो तुरंत आपका केस रिकवरी एजेंट्स को सौंप सकते हैं। ओह! आपका सिबिल स्कोर उसी दिन खराब कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको भविष्य में शायद क्रेडिट कार्ड या कोई और लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और कानूनी कार्रवाई? और सबसे आखिर में वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं।
ये सब सिर्फ एक दिन की देरी का नतीजा हो सकता है। आपने रिकवरी एजेंट्स का जिक्र किया। ये सुनकर ही लोगों को डर लगता है। इनके बारे में अग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? हम किस चीज के लिए अपनी सहमति दे रहे होते हैं? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि डिफॉल्ट की स्थिति में कंपनी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकती है। ओके। हालांकि इसमें यह भी लिखा होता है कि उन एजेंट्स को आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड का पालन करना होगा। ये फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है? क्या ये एजेंट्स की मनमानी पर कोई रोक लगाता है? हाँ, कुछ हद तक। जैसे ये एजेंट्स आपको सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। अच्छा। वो आपके साथ गाली गलौच या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपको शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये बातें जानने की जिम्मेदारी तो हमारी है। बिल्कुल, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। और हमारी पर्सनल जानकारी, हमारा डेटा कहाँ जाता है? जब आप ओटीपी डालकर एग्रीमेंट स्वीकार करते हैं तो आप कंपनी को अपना डेटा साझा करने का अधिकार दे देते हैं। आपकी निजी और वित्तीय जानकारी क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल को भेजी जाती है, आरबीआई को रिपोर्ट की जाती है और हाँ, रिकवरी एजेंसियों के साथ भी साझा की जा सकती है। मतलब हमारा नाम, पता, फोन नंबर, सब कुछ। आपकी लोन की पूरी हिस्ट्री कई अलग-अलग लोगों तक पहुंच जाती है। तो अगर मुझे कंपनी से कोई शिकायत है, मान लीजिए कि इन्होंने ज्यादा चार्ज लगा दिया या रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तो क्या मेरे पास कोई रास्ता है या मैं बस फंस गई? नहीं, रास्ता है। हर एग्रीमेंट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी शिकायत निवारण प्रक्रिया का जिक्र होता है। अच्छा। आमतौर पर पहला कदम होता है कि आप ऐप या ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर 15 दिन में कोई समाधान नहीं मिलता तो आप कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर मतलब GRO से संपर्क कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? मेरे लिए तो मतलब साफ है। पहली बात, जो लोन का अमाउंट आपको दिखाया जाता है वो एक तरह से कल्पना है। असली दुनिया KFS में है, बिल्कुल, जो बताता है कि हाथ में कितना आएगा और जेब से कुल कितना जाएगा। दूसरी बात, सैंक्शन लेटर सिर्फ एक दिलासा है, कोई पक्का वादा नहीं। सही। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, लोन एग्रीमेंट वो कानूनी हथियार है जो सारी ताकत लोन देने वाले के हाथ में दे देता है, खासकर उस एक दिन वाले डिफॉल्ट के नियम के साथ। आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला है। हर दस्तावेज का अपना एक किरदार है। KFS पारदर्शिता का वादा करता है, सैंक्शन लेटर उम्मीद जगाता है और लोन एग्रीमेंट हकीकत का आईना दिखाता है। हाँ, इन तीनों को समझे बिना लोन के लिए हाँ कहना एक तरह से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक वित्तीय खाई में कूदने जैसा है। ये तो सच है। और यहाँ एक और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है जो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या? इन दस्तावेजों में एक जगह लिखा होता है कि आप ऐप का इस्तेमाल एज इज यानी जैसा है वैसा है के आधार पर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी ऐप के 100% सही चलने की कोई गारंटी नहीं लेती। अच्छा। अब एक पल के लिए सोचिए, EMI भरने की आखिरी तारीख है, रात के 11 बजे हैं और आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का ऐप या सर्वर डाउन है। अरे हाँ, ये तो होता है। आपकी पेमेंट नहीं हो पाती, अगले दिन आप पर डिफॉल्ट का ठप्पा लग जाता है। तो आप बताइए, कानूनी तौर पर गलती किसकी है? क्या आप डिफॉल्टर माने जाएंगे जबकि गलती आपकी नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी की थी? ये सवाल आज के डिजिटल लोन के दौर में बहुत अहम है और इसका जवाब अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है।